नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है मुझे चांद चाहिए और आप सुन रहे हैं एपिसोड 30। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। दूसरे शनिवार की रात को वर्षा की कार जैसे ही कंपाउंड में घुसी, जीने पर 10वीं मंजिल की जाली से झल्ली चहक उठी। भाभी, जिज्जी आ गई। हल्की मुस्कान से वर्षा नीचे उतरी। कटावदार जाली की रोशनी में झल्ली के साथ हेमलता की आकृतियां दिखाई दे रही थी। दोनों के बीच में कड़ी क्रूबक ने नन्ही सी भौंक दी। सेवानिवृत्त होने के कुछ ही दिनों बाद पिता के सपने में माँ आई और बोली, क्यों अपना वादा पूरा नहीं करोगे? पिता सनाका खा गए। अपनी पुरानी पीली पड़ी पोथियों की तरह दीमक लगी जर्जर स्मृतियां पलटी। एक शाम को सहसा याद आया कि दिवंगत पत्नी का मंतव्य क्या था। प्रागैतिहासिक काल में फूलवती अयोध्या जा रही थी और माँ के मन में अपने आराध्य सीताराम के पांव पखारने की ललक उठी आई थी। अब तक के वैवाहिक जीवन में माँ की एक ही प्लेजर ट्रिप संपन्न हुई थी, नौचंदी मेले की। पर सामान्यतः बच्चों की परीक्षा और विशेषता 100 रुपयों की दुर्लभता के कारण माँ की ये लालसा कोल्ड स्टोरेज में चली गई। चौवन सुल्तानगंज में ऐसे स्टोरेज का आकार बहुत विशाल था। तब पिता ने फीकी हंसी से कहा था, मन छोटा मत करो, मैं तुम्हें इस जीवन में ही रामेश्वर के दर्शन कराऊंगा। पिता को पक्का विश्वास हो गया कि वियोग गवाक्ष से पत्नी चौवन सुल्तानगंज पर बराबर निगाह रखे हैं। अन्यथा उन्हें यह कैसे मालूम होता कि घर की जीवन शैली अब पहले जैसी काली एवं त्रासद नहीं रह गई है। अगर ऐसा नहीं है तो मध्यवर्गीय सपनों को भी खासा यथार्थोन्मुख माना जाना चाहिए। वर्षा की सहायता से खुलवाई गई किशोर की दुकान न सिर्फ अच्छी चल रही थी, बल्कि उसने बिजली की फिटिंग के 2 बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी जुटा लिए थे। मकान मालिक के देहांत के बाद चौवन सुल्तानगंज का कच्चा पक्का ढांचा अब उनकी मलिहाबाद स्थित ब्याहता बेटी की मिल्कियत था। 15 रुपये मासिक किराए के चलते उन्होंने जब पुताई और मरम्मत की कटौती स्वीकार नहीं की तो किशोर ने उद्दंडता के साथ अपने अधिकार को रेखांकित करते हुए वकील का नोटिस भेज दिया। थोड़े मेल भाव के बाद मकान मालिकिन 35,000 में इस जंगल से पीछा छुड़ाने को तैयार हो गई। पिता की पीएफ में किशोर ने अब तक की अपनी बचत जोड़ी, फिर भी 11,000 की कमी रही जो खुशी खुशी वर्षा ने पूरी की। बरामदे में माँ के ठाकुर जी प्रतिष्ठित थे, जिनके सामने रहल पर राम नाम छापे के कपड़े के कल्याण प्रेस से छपा माँ का मानस का गुटका रखा था। दैनिक पूजा के लिए इसे पर्याप्त समझा गया था। अखंड पाठ के अवसर पर संपूर्ण पोथी फूलवती के घर से आती थी। पिता जब तीर्थ यात्रा पर निकले तो उन्होंने ये गुटका साथ रख लिया। अगर सिंहासन पर विद्वान राम की चरण पादुकाएं राजसत्ता का प्रतीक बन सकती थीं तो रामेश्वरम में मानस का गुटका माँ के पुण्य लाभ का माध्यम कैसे नहीं बनता। सिल्वर सैंड में गृह प्रवेश के अवसर पर परिवार से कोई सम्मिलित नहीं हो पाया था। झल्ली ने इस वर्ष बीए का फॉर्म प्राइवेट तौर पर भरा था। पिता की तीर्थ यात्रा की तैयारी देखकर उसने हेमलता के सामने मुंबई दर्शन की उमंग भरी पेशकश रखी। लक्ष्मी टॉकीज के दर्द का रिश्ता का 6वां सप्ताह चल रहा था। पहले सप्ताह ही पूरा परिवार मैनेजमेंट के विशेष आमंत्रण पर वर्षा दर्शन के लिए गया था। डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी और पड़ोसी के बाद पिता की यह तीसरा चलचित्र एडवेंचर था। लाउडस्पीकर वाला तांगा शहर के सड़कों पर घोषणा करते हुए घूमता था, रुपहले पर्दे पर देखिए शाहजहांपुर की वर्षा वशिष्ठ को। बड़े पर्दे पर वर्षा को जीता जागता देखना। जलती जमीन शाहजहांपुर में रिलीज नहीं हुई थी। आरती और अंगारे का बड़ा बैनर जरूर लग गया था, जो आगमी आकर्षण थी। पूरे परिवार के लिए विलक्षण अनुभव था जब सजी संवरी रूप अपने महलनुमा घर के पोर्च में उतरी और अपनी मर्सिडीज में बैठकर मैरिन ड्राइव की चौकाचौंध करने वाली पृष्ठभूमि में सरहार्दी की उर्वशी की तरह गतिशील हुई तो पूरा परिवार स्तब्ध था। कांपती हुई बिजली क्या धरती के गर्भ से जन्म ले सकती है? पिता को शाकुंतल की पंक्ति याद आई। अगले 2.5 घंटों के दौरान
परिवार रूप के हर्ष विषाद से आलोड़ित होता रहा। ये वही सिलबिल थी जो घर में कपड़े धोती और बर्तन मांजती थी, झाड़ू लगाती और खाना बनाती थी। सौम्य मुद्रा को देखकर भी परिवार विभोर हुआ था, पर तब दूरी मैनेजेबल थी। किशोर और झल्ली को पता था कि मंच सीढ़ियां चढ़कर वर्षा तक पहुंचा जा सकता है। 2 घंटे बाद सौम्य मुद्रा मेकअप उतारकर फिर छोटी जिज्जी हो गई थी। हालांकि एस्थेटिक डिस्टेंस बना रहा। किशोर को याद था वो हफ्ते भर जिज्जी से पानी का गिलास नहीं मांग पाया था, पर इस बार की दूरी गहरी और सघन थी, जिसे बड़े पर्दे ने अतिरिक्त रूप से महामंडित कर दिया था। पिता के मन में पहली बार सिलबिल के लिए थोड़े गर्व की भावना जागी। अंत में जब रूपा का देहांत हुआ तो किशोर की आंखें सजल थी, पिता का मन भर आया था और झल्ली एवं हेमलता सिसक रही थी। उस रात देर तक शर्मा जी को नींद नहीं आई। सिलबिल के पुराने बिंब सामने आते रहे। जब सौम्य मुद्रा के अभिनय पर उन्होंने नाराजगी प्रकट की थी, जब मंचन के लिए लखनऊ जाने की जिद पकड़ने पर उन्होंने सिलबिल पर शारीरिक प्रहार किया था, जब इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाने पर जोर देती सिलबिल को महादेव ने गुसल खाने में बंद कर दिया था, जब लूले और हकले से जबरदस्ती उसकी सगाई कर दी थी। इस लड़की ने घर में बहुत दुख उठाया। उन्होंने मन ही मन कहा, इस लड़की के कारण परिवार ने जो दुख उठाया उसका दंश रूपा के कुछ देर पहले दम तोड़ देने के कारण मंद हो गया था। जिज्जी बताओ, मैंने पीने के लिए क्या चीज़ बनाई? वर्षा जैसे ही नहाकर निकली, झल्ली ने उमंग से पूछा। पीछे वैसे ही उत्साह के साथ हेमलता खड़ी थी। दोनों के उत्साह पर कारपेट पर बैठी झुमकी थोड़े बुजुर्गाना ढंग से मुस्कुरा रही थी। क्या चीज़ बनाई है भाई? वर्षा ने कफ्तान की जीप बंद करते हुए पूछा। याद करो, पिछले महीने हरे कृष्ण टेम्पल से लाए थे। तुम तीनों कहाँ कहाँ घूमती हो, मुझे नहीं ले जाती? वर्षा गद्दे पर बैठते हुए बड़े तकिए से टिक गई। तुम्हें फुर्सत कहाँ होती है दीदी? हेमलता बोली। झल्ली पायलों की रुंझुन के साथ रसोई में दौड़ी, फिर ट्रे लिए हुए आई। जग में टुकड़ों के साथ ठंडाई थी और 4 गिलास। अच्छा, बूटी छानी है? वर्षा हंसी। भांग भी डाली है ना? तीनों हंसी। मुक्त निर्बंध खिलखिलाहट। घर में किसी बड़े बुजुर्ग की टेढ़ी भौहें दिखाई न देने से ही ऐसी हंसी सुनाई देती है। अभी गायत्री जिज्जी ही होती तो टोक देती। सयानी लड़कियां टिल टिल करती हुई अच्छी नहीं लगती। वर्षा ने 2 बड़े घूंट लिए। अभी फूलवती मौसी देखें तो उसने अतिरंजना से नकल उतारी। देखो तो मोहबा वाली की छोकरियों को आसमान पे थिगली लगावे हैं। झल्ली और हेमलता फिर हंसी। झल्ली ने इसलिए तो ठंडाई नहीं बनाई कि अन्यथा जिज्जी वाइन पिएगी। वर्षा ने हल्की मुस्कान से सोचा। उसके आसव पान से दोनों संकुचित हो गई थी। आखिर 7 पीढ़ियों के संस्कार हैं, वर्षा ने सोचा था। जिज्जी पाँव फैला लो, झल्ली बोली। झल्ली और हेमलता वर्षा के दाएं बाएं बैठी गई थी। झल्ली वर्षा के पाँव दबाने लगी। हेमलता बाहें और कंधे। झुमकी मुस्कुरा रही थी। वर्षा ने आंखें मूंद कर परम आनंद का अभिनय किया। तुम दोनों मुझे बिगाड़ रही हो। कुछ पल बाद वर्षा ने आंखें खोली। उन्होंने कहा था जिज्जी की सेवा करना, हेमलता बोली। कुछ देर वर्षा चुप रही। देह पर नर्म स्पर्श भले लग रहे थे। कितने वर्षों वर्षा घर से निर्वासित रही थी। पुराने संचित अभावों ने क्या अपनी गांठें खोल दी थी? अच्छा, थैंक्स। वर्षा सीधी हो गई। थोड़ी सेवा कल के लिए छोड़ दो। झल्ली और हेमलता फिर हंसी। आने के हफ्ते भर के भीतर वर्षा ने दोनों को मॉड किशोरियों के कपड़े ले दिए थे। हेमलता थोड़ी सकुचाई, पर झल्ली का जल्दी ही आधुनिकता बनना थोड़ा अनिवार्य पाया गया। कारण ये था कि उसे वर्षा ने अंग्रेजी संभाषण कोर्स में भर्ती करवा दिया था। बड़ी जिज्जी के अनुरूप झल्ली भी माँ पर गई थी। गोरा रंग, कटीले नक्श, बस आंखें छोटी थी, जिसका प्रतिकार उसने काजल की लंबी लकीरों से करना सीख लिया था। कद में वो अभी वर्षा के कान तक आती थी। वर्षा का अंदाजा था साल भर में ये मेरे बराबर हो जाएगी। आज हेमलता ने भी झल्ली की देखा देखी स्कर्ट ब्लाउज पहन लिया था। वर्षा ने मोह भरे ढंग से दोनों को देखा। कमसिन देहें, पतली सी कमर, नन्हे से उरोज। वर्षा ने दोनों को पायलें पहना दी थी। दिन भर घर में रुंझुन होती रहती। ओहो हो, कैसी बिलहरी जा रही, दो दादी अम्मा की तरह। झुमकी ने चुटकी ली थी। तुम्हारी खुद घर में रुंझुन करने की उम्र है। झल्ली बांद्रा से 3 कैसेट लाई है, हेमलता बोली। झल्ली सकपका गई। उसने बात का दूसरा अर्थ लगाया। एक तरह से 2 ही कहो। जूलिया तो जिज्जी देखना चाहती थी, फिर
कल छुट्टी है ना। उसके चेहरे पर अपराध जैसी रंगत देखकर वर्षा पिघल गई। अच्छा किया। उसने झल्ली के सिर पर हाथ फेरा। होश संभालने के बाद झल्ली का वर्षा के साथ रहने का ये पहला अवसर था। शाहजहांपुर में जब भी वर्षा आई 2-4 दिन को मेहमान की तरह, और उसकी अधिकांश चेतना विरोधी पक्ष की ओर केंद्रित रही। झल्ली के साथ सहज होने का कभी समय ही नहीं मिला। टीवी और वीसीआर झुमकी के साथ साथ झल्ली तथा हेमलता के लिए भी चुंबक हो चुके थे। दिन में एक फिल्म तो अनिवार्य थी, कभी कभी 2 भी हो जाती। झल्ली जैसे चाव से स्टूडियो चलाती या वीसीआर के जबड़ों में कैसेट डालती, उससे वर्षा पुलक से भर उठती। झल्ले की उम्र उसके 54, सुल्तानगंज के दिनों में रेडियो भी नहीं था। अपनी छत पर खड़े हुए पड़ोसी के यहाँ से बिखरते एक गमे दिल क्या करूं सुरों से वो कई स्तरों पर बेधी गई थी। कुरुबक कहाँ गई? यकायक झल्ली बोली। यहीं तो थी। हेमलता ने आसपास देखा। दीदी के बिस्तर के नीचे रूठी बैठी होगी। झुमकी मुस्कुराई। झल्ली तेजी से भीतर गई और कुछ क्षणों बाद कुरुबक को लिए लौटी। जिज्जी, तुमने आते ही दुलार नहीं किया ना? उसने आरोप लगाया। क्या तो था, वर्षा ने दुर्बल स्वर में कहा और कुरुबक को गोद में लेकर सहलाने लगी। ऐसे गुस्सा नहीं करते कुरुबक, मैं तो तुम्हें इतना प्यार करती हूँ। विमल की क्वीन ने 4 बच्चे जने थे, जिनमें से एक के अर्पण पर विचार किया जा रहा था। स्टार से ये भेंट पाने के लिए उद्योग से बड़े बड़े उम्मीदवार थे, पर शोभा भाभी और बच्चों ने सिर्फ वर्षा को ऐसे सम्मान के योग्य पाया, बिना किसी मानसिक तैयारी के। अचानक ऐसा उपहार पाकर वर्षा विमुढ़ रह गई। पालतू पशु का कोई अनुभव भी नहीं था। सहपाठी सरला को जरूर शाहजहांपुर के मुख्य बाजार में अपने कुत्ते के साथ गर्वपूर्वक चहलकदमी करते हुए ईर्ष्या भाव से देखा था। जब उसने घर लौटकर तौलिए से ढके प्राणी को नारी केंद्र हर्ष ने 101 सिल्वर सेंट का यही नाम रखा था, दर्शना शास्त्र प्रस्तुत किया, तो आह्लाद की विभोर कर देने वाली किलकारियां दीवारों से टकराती पाई गई। देखते देखते कुरुबक नारी केंद्र की 5वीं सदस्य बन गई। झल्ली के तो जैसे उसमें प्राण बसने लगे। उसे नहलाना, घुलाना, शाम को कंपाउंड में घुमाना, सुबह शाम बाथरूम हेतु सड़क पर ले जाना, ये सारे दायित्व झल्ली ने संभाल लिए। आमतौर से वो सोती भी झल्ली के साथ ही थी। एक बार देर रात वर्षा को लगा किसी ने उसे छुआ है। वो अचकचा कर उठी। देखा कि कुरुबक उसके वक्ष से थुथनी लगाए कसमसा रही है। वर्षा ममतत्व से भर उठी, उसे बाहों में लेकर अपने साथ सुला लिया। तुम्हारी शकुंतला के लिए ये दीर्घापांग छौना है, हर्ष ने टिप्पणी की थी। पांडे जी भी कुरुबक के प्रादुर्भाव से प्रमुदित पाए गए। मैडम, पपी के बिना स्टार की शोभा वैसे ही पूरी नहीं होती जैसे मंगलसूत्र के बिना सुहागिन की। कंचन प्रभा के घर आप नहीं गई, उन्होंने 4 पपी पाल रखे हैं। संख्या सार्थक है, वर्षा ने सोचा था। कंचन प्रभा के इस समय चालू प्रेम संबंध भी इतने ही बतलाए जा रहे थे। दरवाजे की घंटी बजी। वापस लौटते हुए झल्ली ने मुस्कान दबाते हुए भाव भंगिमा से प्रकट किया कि पांडे है। हेमलता और झुमकी भी मुस्कुराई। घर में सबके लिए पांडे कौतुक की वस्तु थे। आइए, वर्षा ने मुस्कान दी। टैक्स कंसल्टेंट के यहाँ से आ रहा हूँ। पांडे एक और सोफे पर बैठ गए। एक तो आप कंपल्सरी डिपॉजिट का चेक दे दीजिए। उन्होंने ब्रीफकेस से डायरी निकालकर एक पृष्ठ दिखाया। आपका इतना अमाउंट एडजस्ट करना होगा। साहब कहते हैं एक बीमा पॉलिसी ले लीजिए, तिमाही भुगतान वाली बेहतर रहेगी। मैंने एक एजेंट से बात कर ली है, वो कल शाम को फॉर्म लेकर आ जाएंगे। वर्षा ने हामी में सिर हिलाया। तुलसियानी जी का फ़ोन आया था, हमारी गाड़ी का पेमेंट पूरा हो गया है। डीलर से भी मैंने कन्फर्म्स कर लिए हैं। वर्षा ने फिर सिर हिलाया। परसों मद्रास से इंस्टॉलमेंट आगे आ जाएगा। अब कर्ज तो सब उतर गए हैं, कुछ जेवर ले लिए जाएं, प्रीमियर पार्टियों में ज़रूरत पड़ती है। पांडे जी, सयानी लड़की घर में बैठी है। वर्षा ने बड़ी बूढ़ी का अभिनय किया। पहले इसका बोझ तो उतार दूं, रात को ठीक से नींद नहीं आती। हेमलता और झुमकी हंसी। झल्ली ने शर्मा कर भाभी के कंधे पर मुंह छिपा लिया। पांडे ने छोटी सी मुस्कान दी। उनकी मुखरता उसके कैरियर एवं स्टारडम की पेचीदगियों तक ही सीमित रहती थी। विश्वास जी परसों कलकत्ते से आ रहे हैं। शुक्रवार की शाम उनके साथ स्टोरी सिटिंग रख लें। चंद्रग्रहण का प्रीमियर है। वर्षा ने विवशता दिखाई। मैडम, एनएफडीसी की फिल्म है जिसका एक प्रिंट आकाशवाणी में रिलीज हो रहा है।
पांडे के स्वर में सूक्ष्म उपहास भी था और असहायता की ध्वनि भी। उसका हमारे करियर से कोई मतलब नहीं, वो आपके की जगह ज़्यादातर हमारा का व्यवहार करते थे। वर्षा ने कौतुक से सोचा था मेरी शादी होने पर ये क्या करेंगे। उसने उनके संवाद की कल्पना की थी। हमारे पति ने 8 बजे हमें तैयार रहने को कहा है। करियर से ना हो, व्यक्ति के रूप में मेरे साथ जरूर है। वर्षा गंभीर हो गई। अब वो समय आ गया है मैडम, जब हमें व्यक्ति को कम और करियर को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। मैं मित्रों के महत्व को कम नहीं कर सकती। मित्रता हमें महंगी पड़ रही है मैडम। अगर जल्दी ज़मीन ना होती तो हिट पिक्चरों की हमारी हैट्रिक होती। अब चंद्रग्रहण भी हमारे ऊपर जाते ग्राफ को ग्रहण लगाएगी। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, ये पिक्चर 1 हफ्ते से ज़्यादा चलने वाली नहीं। पांडे जी, मेरी भी कलात्मक ज़रूरतें हैं। करियर की ज़रूरतें उससे बिल्कुल उल्टी जा रही है मैडम। इंडस्ट्री ने हमारे साथ जो उम्मीदें जोड़ी हैं उनका पूरा करना ही हमारे लिए उचित होगा। 3 फिल्मों व्यावसायिक सफलता से वर्षा को लकी कहा जा रहा था। दर्द का रिश्ता में वो सहनायिका थी। रिलीज से पहले उसे सेटअप में नकारात्मक तत्व कहा गया। स्क्रीन ब्यूटी नहीं है, आर्ट फिल्म की हीरोइन है। प्रदर्शन के पहले हफ्ते में अनिश्चय रहा। इतवार को आई लगभग सभी समीक्षाओं में वर्षा की प्रशंसा थी। थाना के आगे समीक्षाओं की कोई कीमत नहीं। उद्योग पंडितों ने कहा दूसरे सप्ताह से दर्शकों की पसंद अपना स्वरूप ग्रहण करने लगी और वर्षा को 2 दृश्य फिल्म की हाईलाइट माने गए। पहला मंदिर में कृष्णा के साथ उसकी नाटकीय सशक्ता का था। वस्तुतः निर्देशक हुसैन यहाँ राम को चाहते थे, पर बीए के पहले वर्षा में माँ के साथ विध्वंसक संबंध बनने के दौरान वर्षा ने राम को डेजर्ट करके कन्हैया का पीताम्बर थाम लिया था। माँ के आराध्य मेरे नहीं हो सकते, वो तो हमेशा माँ की ही पक्ष लेंगे ना। फिर ड्रामा स्कूल में आदित्य के स्वर में अंधा युग की कृष्ण स्पीच सुनकर उसके सामने कृष्ण चरित्र की विलक्षण नाटकीय संभावनाएं उजागर हुई। आगे जब जब वर्षा पर अंधेरे क्षण आए, उसने मुरली वाले को ही याद किया। हुसैन ने कृष्ण के प्रति उसके व्यक्तिगत लगाव को स्वीकार कर लिया। तुमने मेरे साथ न्याय नहीं किया, वर्षा कृष्ण पर आरोप लगाती है। भक्तों के साथ ऐसे व्यवहार किया जाता है। मैं 25 साल से तुम्हारी उपासना कर रही हूँ, तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। रोज़ तुम्हें दूध मक्खन का भोग लगाया। अब पहली बार मेरे मन में प्रेम का बसंत आया तो तुम कानों में तेल डाले बैठे हो। नारंग के अनुसार स्त्रियों एवं बच्चों को जिनका सोशल फिल्म की सफलता में बहुत योग होता है, ये दृश्य विशेष रूप से लुभा गया। दूसरा दृश्य मरती हुई रूपा का भाषण था। शुरू में आरती और अंगारे में शांति ईश्वर संवाद का कोई दृश्य नहीं था, पर जब दर्द का रिश्ता हिट होने लगी तो बीर जी ने अनुरोध से ये दृश्य डाल दिया गया। इस फिल्म में वो नायिका थी। दर्द का रिश्ता के विपरीत न त्याग करती थी, न अंत में मरती थी। उद्योग विद्वान वर्षा की इमेज के साथ ज़रूरतें जोड़े हुए थे, पर इसके बावजूद फिल्म चल गई। दिल का सौदा में वो महानगर की आधुनिक लड़की थी। विज्ञजनों का मत था दर्शक समुदाय उसे इस रूप में स्वीकार नहीं करेगा, पर पता नहीं क्यों उसने कर लिया। इसके बाद यकायक वर्षा ने पाया कि वो लकी मानी जा रही है। इसकी उसने यही व्याख्या की। रंगमंच के बीच शब्द ने सिनेमा में कहाँ आकर पकड़ा कि जब विशेषज्ञों का हर गणित, हर तर्क अंधी गली से टकराने लगे, हर अंदाज गलत साबित हो, हर भविष्यवाणी भौचक्की पाई जाए, तो सवाल का एक ही जवाब होता है, लड़की लकी है। ना उम्मीदों के पीछे कोई तर्क होता है, ना उन्हें पूरी करने के औचित्य के पीछे। वर्षा ने गहरी सांस के साथ उपसंहार किया, सब किस्मत का खेल है पांडे जी। वर्षा के संकेत पर झल्ली चेकबुक ले आई थी। वर्षा ने अनिवार्य बचत का चेक भरा, फिर फाड़ कर पांडे की ओर बढ़ा दिया। पिछले महीने का आपका कितना देना है? पांडे ने अपनी डायरी देखी। 11 और 21 तारीख को आपने मुझे कैश दिया है, कुल 7,000। इतने बचते हैं। उन्होंने एक पन्ना दिखाया। वर्षा ने चेक भर करके दे दिया। हर महीने कमाई का 10% जा रहा था। अपनी डेट्स डायरी दे दीजिए। पांडे खड़े हो गए। जून जुलाई की बदली हुई एंट्री कर दूंगा। झल्ली ने चमड़े की जिल्द मढ़ी बड़ी और सुंदर डायरी लाकर दे दी। फैन मेल के जवाब तैयार हो गए। मेज के निचले खाने से झल्ली ने बड़े लिफाफों का बंडल उठाया। रोजाना घंटे भर झल्ली का यही मनपसंद दायित्व था, लिफाफे पर प्रशंसक का पता लिखना और भीतर वर्षा की रंगीन तस्वीर के साथ टाइप जेरोक्स किया हुआ पन्ना रखना। प्रिय मित्रा, आपके पात्र के लिए धन्यवाद, शुभकामनाओं के साथ। नीचे वर्षा विशिष्ट के हस्ताक्षर वो खुद कर देती थी।
जिज्जी के ही ढंग से दोनों शब्दों के पहले अक्षरों को थोड़ा फैलाते हुए। पिक्चरें 8-10 ही बची हैं, झल्ली बोली। मैं फोटोग्राफर को फ़ोन कर दूंगा, कल शाम तक आ जाएंगी। उन्होंने ब्रीफ केस से 8-10 पत्रों की गड्डी निकाली। इनमें पिक्चरों के बारे में सवाल पूछे गए हैं। वर्षा ने एक पत्र खोला। अधिकतर पत्र उत्तर भारत से हिंदी में आए थे, जिसमें आम तौर से उसके अभिनय की प्रशंसा होती थी। ये पत्र बेंगलोर में अंग्रेजी में था, जिसमें जलती जमीन की दाखां की उसके व्यावसायिक चरित्र निरूपणों से तुलना की गई थी। अन्य पत्र भी हिंदी प्रदेशों से थे, जिनमें उसकी कुछ एक भूमिकाओं का विश्लेषण था और 2 में उसकी प्रतिक्रिया पूछी गई थी। इनके जवाब में मैं कल लिखूंगी, आप शाम को टाइप करवा लें। पहली बार पांडे के चेहरे पर संतोष का भाव आया। प्रशंसक किसी भी कलाकार की लोकप्रियता को बुनियाद होते हैं। ये नई रिलीज पर पहले शो, पहले दिन या पहले सप्ताह में फिल्म देखते हैं और माउथ पब्लिसिटी में इनका अनन्य योगदान होता है। पत्र का अच्छा जवाब मिले तो ये स्टार के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध मानने लगते हैं। ऐसी गुडविल स्टारडम को कंसोलिडेट करने में मदद देती है। उन्होंने कहा था। वर्षा इससे सहमत थी। पांडे ने शो बिजनेस का अच्छा अध्ययन कर रखा है। उसने सोचा था, हाँ जिंदा हूँ। वर्षा कॉर्डलेस फ़ोन थामे मुस्कुराई। आप कैसे हैं? ड्राइंग रूम में नारी केंद्र मुग्ध भाव से टीवी देख रहा था, जिस पर धारावाहिक नाम की नई लीला शुरू हुई थी। इसलिए वर्षा अपने शयन कक्ष में आ गई थी। आपसे मिलने के बाद मैं आधा जिंदा चल रहा हूँ, चंद्रप्रकाश की आवाज़ सुनाई दी। मुझे मालूम नहीं था मेरी सांस में इतना कार्बन डाइऑक्साइड है। चंद्रप्रकाश हंसे। वो प्रकाश उद्योग समूह के युवराज थे। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से MBA के करके लौटे थे और नरीमन पॉइंट पर प्रकाश चैम्बर्स के मुलायम को मुख्यालय की कमान संभालते थे। मलाबार हिल पर उनका निवास था और जुहू पर रिट्रीट। उत्तर भारतीय समाज के एक समारोह में हुई भेंट के बाद उनके घर आयोजित गजल संध्या में वो शामिल हुई थी। फिर 2 दावतों पर रिट्रीट पर भी गई थी। शनिवार की शाम को आप घर बैठी क्या कर रही हैं? थकान उतार रही हूँ। तो जुहू आ जाइए ना, इस शुभ काम में भी हाथ बटाऊंगा। मन के एक स्तर पर वर्षा हंसी, दूसरे पर स्थिति का क्षणीय विश्लेषण किया। चंद्रप्रकाश उसे पसंद आ रहे थे, पर पिछली 2 भेंटों में वो व्यक्तिगत बातें करने लगे थे। अपने वृद्ध पिता का जिक्र किया था और अपने भावात्मक अकेलेपन का। वर्षा थोड़ी सतर्क हो गई थी। वो क्या चाहती है? एक और मित्रता? नहीं, मन में ऐसी कोई चाहत नहीं थी, पर चंद्रप्रकाश का व्यवहार शिष्ट एवं मृदु था। इसलिए सितार वादन के उनके अगले आमंत्रण का मान रखने के लिए वो चली तो गई, पर झल्ली वो हेमलता को भी ले गई। उसके साथ पुछल्ले देखकर चंद्रप्रकाश के चेहरे का भाव नहीं बदला, इसलिए वर्षा के मन में उनका सम्मान बना रहा। आप घर में हैं? नहीं, सन एंड सैंड में। अगर आप यहाँ ना आना चाहें तो मैं घर पहुँचता हूँ। चंद्रप्रकाश ने समझ लिया था 5 सितारा रेस्तरां वर्षा को पसंद नहीं थे। वही मध्यवर्गीय करोल बाग सिंड्रोम उसे पूरे तौर तरीके बनावटी और आरोपित लगते थे। दूसरी आशंका मीडिया की थी। चंद्रप्रकाश और उसको साथ साथ देखे जाने का एक ही मतलब था, बिंदास वर्षा का नया रोमांस। अभी वो सिर्फ रंगमंच में ही क्रियाशील होती तो ऐसे आमंत्रण अहोभाग्य मानती। भावप्रवण अभिनेत्री की शैंपेन और बटर चिकन से नाटकीय समशकता आए दिन तो नहीं होती थी, पर स्टारडम ने बहुत कुछ बदल दिया था। सामान्य आकांक्षाएं भी और असामान्य जीवन पद्धति भी। अगर वर्षा ये समझती कि केवल रचनात्मक पुरुष ही आत्मलीन होते हैं तो ये उसका भ्रम था। चंद्रप्रकाश अपने काम में उतने ही डूबे रहते थे जितना कोई भी प्रतिष्ठित अभिनेता, संगीत या फिल्म निर्देशक। उनकी जुबान पर हमेशा आंकड़ों के साथ शेयर्स होल्डिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फेरा, डिविडेंड आदि शब्द कुल बुलाते रहते थे। मैं कलकत्ते से एक फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद आपको फ़ोन करती हूँ। वर्षा ने सिर के नीचे कुशन रखा और वहीं कारपेट पर लेट गई। कभी कभी वर्षा को अपना आसपास अवास्तविक लगता था, एक मायावी समीकरण जो आंखें मूंदते ही विलीन हो जाएगा। वो आंखें खोलेगी तो अपने को जोड़ बाग के लता मंडप में बेंत की कुर्सी पर बैठा हुआ पाएगी। इन सुखी सुविधाओं और चमक दमक के बीच सचमुच वही है, बस से मंडी हाउस आने वाली वर्षा विशिष्ट
वो यहाँ क्या कर रही है? संजीदा अभिनेत्री का अनिवार्य बचत योजना से क्या संबंध है? मिनट भर बाद फिर घंटी बजी। अब चाहे घंटी में कितनी ही बेचैनी, वर्षा खुद फ़ोन नहीं उठाती थी जब तक मालूम ना हो कि कौन है। लाइन पर नहीं आती थी। न जाने कहाँ कहाँ से फ़ोन आने लगे थे। आमंत्रणों से अक्सर उसे आशंका होने लगी थी। पुराने परिचित भी यकायक प्रकट होने लगे थे, जिनका रंगमंच से नाता नहीं था। उनसे मिलने में उसे आपत्ति नहीं थी, पर समय की सख्त कमी थी। देह में थकान और आंखों में नींद भरी रहती। नाट्य विद्यालय का रेला भी बढ़ गया था। वो भरसक मदद करने की कोशिश करती, पर जो घनिष्ठ नहीं थे उन्हें घर बुलाने से बचती। जो मुस्कानहीन रुख उसने सीने पत्रकारों के लिए अपनाया था, उसका दायरा अब फैलने लगा था। कोई पुराना परिचित यकायक स्टूडियो या डबिंग थिएटर में मिलने आ जाता तो वर्षा एक पल को सर्द हो जाती। ये मुझसे क्या चाहता है? सुमंत झुमकी दरवाजे पर आई। नमस्ते सुमंत जी। वर्षा ने कॉर्डलेस का बटन दबाया। अच्छे तो हैं आप? मैं ठीक हूँ। सुमंत का संजीदा स्वर सुनाई दिया। एक जिज्ञासा है, कहिए। मैंने परसों फ़ोन किया तब आप बाथरूम में थी। कल फ़ोन किया तब भी आप बाथरूम में थी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि स्टार दिन भर बाथरूम में क्या करते हैं और वहाँ एक अतिरिक्त फ़ोन क्यों नहीं रखते? मैं सचमुच बाथरूम में थी। वर्षा मुस्कुराई। आपने स्कूल में नागरिक शास्त्र पढ़ा होगा, क्योंकि यह अनिवार्य विषय था। अपनी इच्छा के अनुसार बाथरूम में रहना हरेक का मूल अधिकार है। आप चाहें तो भारतीय संविधान देख सकते हैं। अब रहा आपका दूसरा सवाल। मैं स्टार जरूर हो गई हूँ, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि बाथरूम में टब रखूँ। टब के बारे में तो मैंने नहीं पूछा। बाथरूम में फ़ोन तभी शोभा पाता है जब उसे झाग भरे टब में लेटे हुए कान से लगाया जाए। तो कब तक ऐसी उम्मीद की जा सकती है? जैसे ही मुझे हॉलीवुड की एक फिल्म मिले। सुमंत हंसे। वो सिल्वर ग्रुप रिकॉर्डिंग कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। उनसे पहली भेंट दर्द का रिश्ता के लॉन्ग पॉइंट के विमोचन पर हुई थी। फिर उन्होंने अपने हर समारोह में वर्षा को आमंत्रित करना शुरू कर दिया और न जाने पर उलाहना देने लगे। वो खूब विनोद और सहज थे। जब दिव्या के एक इंटरव्यू से उन्होंने जान लिया कि ए गमे दिल क्या करूं वर्षा की प्रिय कविता है, अब मेरा कुछ भी गोपनीय नहीं, वर्षा ने सोचा था। उसने अपने को अपने हेयर ड्रेसर और शोफर के इंटरव्यू पढ़ने के लिए तैयार कर लिया था। तो उनके घर आयोजित एक अंतरंग पार्टी में उसे अपनी छिपी हुई प्रतिभा की बानगी दिखानी पड़ी। अपने गले के बारे में वर्षा को कोई भ्रम नहीं था, पर सुमंत ने दावा किया कि वो खासा सुरीला गा लेती है और अपनी किसी फिल्म में कम से कम एक गाना क्यों नहीं गाती। पिछले वर्ष भक्ति पदों का एक संग्रह तैयार हुआ था, जिसमें उनके अनुरोध पर वर्षा ने कुछ परिचयात्मक पंक्तियां बोली थी। अब वो वर्षा आई शीर्षक से पावस गीतों का एक एलपी निकालना चाहते थे, जिसमें वर्षा को टिप्पणियां जोड़नी थी। वर्षा 3-4 बार बांद्रा स्थित उनके घर जा चुकी थी। उनकी माँ से परिचय हुआ था। सुमंत लगभग 35 के थे। अब मैं अपने कंधों पर रखा जिंदगी का बोझ किसी के साथ बांटना चाहता हूँ, उन्होंने वर्षा की ओर देखते हुए अर्थ भरे स्वर में कहा था। वर्षा जी, ना आप मेरे यहाँ आती हैं ना मुझे अपने यहाँ बुलाती हैं। सुमंत बोले, बताइए जिंदगी कैसे कटेगी? वर्षा हंसी। कट जाएगी सुमंत जी, ऐसे ही रोते रोते। साथ बैठकर रोने में आपको क्या ऐतराज है? साथ बैठकर रोने से रोने की गरिमा चली जाती है। कहते कहते वर्षा ने जीभ काट ली। एक पल चुप्पी रही, फिर सुमंत ठंडी सांस लेकर बोले, आज आपका मूड ठीक मालूम नहीं देता। और लाइन कट गई। फ़ोन की ओर देखते हुए वर्षा की मुस्कान विलुप्त हो गई। उसने फिर से सिर कुशन पर रख लिया। जैसी ठंडी सांस सुमंत ने ली थी, वैसे ही उसके मुंह से भी निकल गई। क्या करे, सुमंत को यहाँ बुला ले या खुद चंद्रप्रकाश के यहाँ चली जाए। कुशन पर सिर रखे कुछ क्षण लेटी रही, फिर अनमने भाव से 2-in-1 का बटन दबा दिया। स्पूल के घूमने की मध्यम सरसराहट के बाद वायोलिन का सुर उभरा और फिर दर्द भरा स्वर ईंट पत्थर के जंगल में मारे गए। आंखें मूंदे वर्षा मुक्ति का गीत सुनती रही। फिर हवा के झोंके से अखबार सरसराया। एकाएक दिन में कही गई नीरजा की बात याद आई। सुबह सरसरी नज़र से सुर्खियां देखने का ही समय मिला था। उसने पन्ने पलटे। कला वाले पृष्ठ पर ऊपर बाईं ओर के पहले 4 कलमों में प्रमन राजदा का लेख था और बीचों बीच वर्षा की तस्वीर छपी थी। इस समुंदर में मौज बिखरती रही, कुछ तमन्नाएं रंगी निखरती रही। ऐसे गुलजार जंगल में मारे गए। वर्षा जी,
दरवाज़ा खोलते हुए रंजना के चेहरे पर पहले आशंका आई, फिर मलिन सी मुस्कान। मैंने कई बार फ़ोन किया, फ़ोन ख़राब है, मुझे हर्ष को लेकर जाना है। सुबह मिसेज कुलकर्णी का फ़ोन आया था। NFDC रमन राजदा की एक फ़िल्म फाइनेंस करने की सोच रही है। क्या वर्षा नायिका की भूमिका स्वीकार करेगी? कहानी की रूपरेखा सुनकर वर्षा ने नरमी से हर्ष की सिफारिश की। मिसेज कुलकर्णी ने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का स्वागत करती हूँ, पर वैसे निर्देशक हर्ष से बचते हैं। तुम दोनों रात को खाने पर मेरे घर आ जाओ, राजदा को भी बुला लेती हूँ, बात हो जाएगी। हर्ष बाहर है, मैं भी अभी ही लौटी हूँ, रंजना बोली। आप थोड़ा इंतज़ार कर सकती हैं। फ्लैट बड़ा और सादा था, पुराने ढंग का फर्नीचर लगता था। घर ने अच्छे दिन देखे हैं। आपको हमारे गाने कैसे लगे? रंजना ने कॉफ़ी का प्याला सामने रखते हुए पूछा। वर्षा 3 बड़े गुलदस्ते लेकर फेमस रिकॉर्डिंग थिएटर में गई थी। कैमरों की क्लिक के बीच उसने हर्ष, रंजना और एंट्री को बधाइयाँ दी थी। हर्ष का चेहरा देखकर वर्षा का जी जुड़ा गया। आंखों की चमक जिंदगी की सार्थकता की घोषणा की थी। कितनी लंबी और यातना भरी प्रतीक्षा के बाद वो आज की इस घड़ी तक पहुंच पाया था। हर्ष से हाथ मिलाते हुए पल भर को समय ठहर गया। हेलिकॉन में मैं सिर्फ चांद चाहता हूँ, उसकी आंखों में देखते हुए हर्ष ने हल्की मुस्कान से काली गुला का संवाद बोला। सच्ची गई लहर मुक्ति से शुरू होगी, एंट्री में बड़ी मुस्कान से कहा। एंड्री वस्तुतः आनंद भालेराव कामले थे। वो सेंट जेवियर्स से अंग्रेजी साहित्य में MA कर रहे थे, फिर उसे बीच में ही छोड़कर निर्देशन का कोर्स करने फिल्म इंस्टीट्यूट चले गए। 1 साल के बाद ये सिर्फ समय की बर्बादी है कि घोषणा के साथ उन्होंने उसे भी छोड़ दिया और हॉलीवुड चले गए। वहाँ कई प्रख्यात निर्देशकों के सहायक रहे और डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई। 2 साल पहले लौटकर राजनीतिक दांव पेचों पर केंद्रित मराठी फीचर मुख्यमंत्री ने निर्देशित की, जिसने अपने भाषा वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। कंपन के दौरान हर्ष से मित्रता हुई थी। फिल्म उद्योग में हर्षवर्धन अकेले मुखर और प्रखर बुद्धिजीवी अभिनेता हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, वो इस माध्यम की शक्ति को राई रत्ती समझते हैं। हिंदी फिल्मों के बड़बोले और वाचाल संसार में हर्षवर्धन की अभिनय शैली न सिर्फ मितभाषी है, बल्कि वो सुनती भी है, सामने के चरित्र को नहीं बल्कि परिवेश के सतत मौन को भी। नई लहर की एंग्री यंग मैन एंड्री झोला संप्रदाय का चाक्षुष प्रतीक थे। बड़ी दाढ़ी, वो कोल्हापुरी चप्पलों के साथ नीली जींस, फ्लैप लगी 2 जेबों वाली नीली कमीज, मुंह में 4 मीनार, आंखों पर चश्मा, कंधे पर बैग। लगभग 1 साल से वर्षा उन्हें इसी रूप में देखती आ रही थी। हर्ष के साथ उनकी कई समानताएं थी। उन्होंने भी MA बीच में ही छोड़ा था और वो भी जिद्दी, बेसब्र, समझौता विरोधी और उत्कर्ष कला मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध थे। खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए 10 डर्टी हैरी बनाने से भूखे रहकर एक गॉन विद द विंड बनाना बेहतर है, कहकर उन्होंने अपनी कला दृष्टि प्रतिपादित की थी। लोगों की बधाइयां लेते हुए रंजना का चेहरा भी चमक रहा था। वर्षा ने पल भर ध्यान से उसे देखा था। बहुत अच्छे लगे, वर्षा बोली। सिचुएशन के अनुकूल और प्रभावपूर्ण पुरुष स्वर का गीत तो खास तौर से मोहक है। एंड्री ने फिल्म में जैसा इसका इस्तेमाल सोचा है, बहुत कल्पनाशील है। हाँ, हमारी आम फिल्मों की तरह नहीं होगा, जिसमें गाने की शुरू होते ही कहानी रुक जाती है। रंजना ने कहा। उसके स्वर में गर्व था, स्वप्न को बांटने का गर्व। मैं जरा हर्ष का कमरा देख सकती हूँ? कुछ पलों की हिचकिचाहट के बाद आखिर वर्षा ने कह ही दिया। क्षण भर को रंजना अचकचा गई, फिर मुस्कुरा दी। जरूर, घर के अनुरूप ही सादा कमरा था। पलंग, अलमारी, मेज, कुर्सी, कांच के शेड का टेबल लैंप जरूर सुंदर और भव्य था। वर्षा के मन में जो दबी ढकी आशंका थी, कमरे को देखकर दूर हो गई। वहाँ रंजना से संबंधित कोई चीज़ दिखाई नहीं दी, न चूड़ी, न बिंदी, न सेंट की शीशी। एक बार जी हुआ अलमारी खोल कर देख ले, पर साहस नहीं कर पाई। ये सब 25 साल पुराना फर्नीचर है। रंजना ने अलमारी का पल्ला खोलकर दस्तक दी। क्या वो इसके मन की बात समझ गई थी? अगर हाँ, तो उसने अपने चेहरे के भाव से ये प्रकट नहीं होने दिया। बिल्कुल ठोस और टिकाऊ, आजकल का काठ और ऊपरी रंग रोगन नहीं। हैंगर पर हर्ष की 2 कमीजें लटकी थीं और एक पुरानी जींस।
नीचे उसका सूटकेस रखा था। अपने और रंजना के बीच वर्षा ने किंचित ठंडे तनाव का अनुभव किया, लेकिन यह भी लक्ष्य किया कि उसकी तुलना में रंजना सहज है। शायद इसके पीछे उम्र और अनुभव होगा, उसने सोचा। वर्षा खिड़की के सामने खड़ी बाहर देख रही थी। दृष्टि रेखा को भर देने वाली ऊंची इमारतों को अभी एक बारगी ही स्वीकार नहीं कर पाती थी। बगल में मुख्य सड़क थी जहां से ट्रैफिक का कोलाहल गूंज रहा था। आपने डांस का कोर्स किया है? हाँ, 2 गुरुओं से सीखा था। सुदूर अतीत में झांकती हुई रंजना मुस्कुराई। तब हीरोइन बनने के लिए नाचना बड़ी क्वालिफिकेशन मानी जाती थी। अपनी आकांक्षा की चर्चा करते हुए रंजना ऐसे मुस्कुराई जैसे अजनबी ने अस्त व्यस्त वस्त्रों से देख लिया हो। अच्छा, वर्षा अटक कर बोली, मैं 2 पिक्चरों की नायिका थी। एक रिलीज हुई पर पिट गई, दूसरी पूरी नहीं हो पाई। रंजना ने धीरे धीरे कहा, फिर घर टूट गया। गुजारे के लिए कुछ करना था तो नाच का सहारा लिया। कभी सोचा नहीं था कि ये पेशा बन जाएगा, पर जिंदगी में ऐसे ही होता है। रंजना ट्यूब के बिल्कुल नीचे खड़ी थी। रोशनी में चेहरे की रेखाएं और तीखी महसूस हुई। वर्षा का मन हुआ ट्यूब पर एक सॉफ्टी लगा दे तो रंजना का चेहरा थोड़ा नर्म दिखने लगेगा। रंजना जी, एक बात पूछूं? वर्षा बोली। आपको बुरा लगे तो जवाब मत दीजिएगा, पूछिए। रंजना कुर्सी पर बैठ गई। आप ये फिल्म क्यों बना रही हैं? रंजना के चेहरे पर उद्वेग नहीं आया। मुझे हर्ष जी, उनकी क्षमता और उनके सपने में विश्वास है। अब जो मैं कह रही हूँ उससे आप बुरा ना माने। आप आमंत्रण पर दिल्ली से बम्बई आई हैं और बम्बई सेंट्रल से आपके स्टारडम के पड़ाव तक जैसे पंखुड़ियाँ बिछी हुई थी। इसे पाने के लिए मैंने लोगों के ऐसे दर्दनाक संघर्ष देखे हैं कि अगर उन्हें बताने बैठूं तो आपकी रातों की नींद उड़ जाए। मेरी ज़िंदगी भी ऐसे ही संघर्ष का शिकार बनी। जिस व्यक्ति की वजह से मेरा घर टूटा उसके पास भी ऐसा ही सपना था। धीरे धीरे लहूलुहान सालों के बोझ तले सपने की सांसें टूट गई। उसे अपनी शर्म भरी पराजय की ऐसी चोट लगी कि एक दिन मुझसे कुछ कहे बिना वो घर और शहर छोड़कर चला गया। रंजना कुछ पल को चुप हो गई तो वर्षा को लगा शायद वो आवेग में आ गई है, लेकिन ये उसका भ्रम निकला। पेशे और शहर ने रंजना की सहनशक्ति बहुत बढ़ा दी थी। मैंने लोगों को कीड़ों भरी नाली से उठाकर आसमान के चौबारे पर बैठते हुए देखा था। हर्ष जी तो कंपन से अपनी सामर्थ्य साबित कर चुके हैं, बस थोड़े जिद्दी और कट्टर हैं। दूसरों के दरवाजे पर जाकर दस्तक नहीं दे सकते। मुझे विश्वास है वो स्टार मटेरियल हैं और मुक्ति से ये साबित हो जाएगा। रंजना ने वर्षा को स्थिर दृष्टि से देखा। अब आप पूछेंगी इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा है? मैं यही कह सकती हूँ कि सबसे पहले तो मुझे इस बात का संतोष होगा कि पहला नहीं, दूसरा नहीं, पर तीसरा सपना साकार हो गया। हर दाव हारने की कचोट थोड़ी कम हो जाएगी, जिसके बाद बहुत कुछ हर्ष जी के ऊपर निर्भर करता है। अगर वो इस मित्रता की कद्र करें तो मेरे बचे खुचे दिन थोड़े अच्छे कट जाएंगे। हो सकता है वो यहाँ से सीधे पाली हिल के अपने टेरेस फ्लैट में चले जाएं और जब मैं फ़ोन करूं तो जवाब मिले, साहब बाथरूम में। हो सकता है रिसीवर उठाने वाली आप ही हो, तो मैं आपसे वादा करती हूँ इन दिनों का हवाला देकर अपनी बेचारगी बढ़ाऊंगी नहीं। वर्षा की निगाह पल भर रंजना से मिली रही। वर्षा, मिसेज कुलकर्णी ने कहा, तुम्हें पता होगा पेसारो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रमन की फिल्म ए सर्टेन रिगार्ड सेक्शन में दिखाई गई थी। वर्षा ने हामी में सिर हिलाया। सिगरेट सुलगाते हुए रमन राजदाम मुस्कुराए, फिर पैकेट हर्ष की ओर बढ़ाया। हर्ष ने एक सिगरेट ली, विस्की का एक घूंट भरा, फिर इत्मीनान से चरस की पुड़िया निकालने लगा। वर्षा हचकचा गई, पर कुछ कहना ठीक नहीं लगा। मिन्नतों के बाद तो राज दुलारा एनएफडीसी पर नजरे करम के लिए आने को राजी हुआ था। तुरंत मिसेज कुलकर्णी की ओर देखने लगी। मीरा बता रही थी आपके पास नया प्रस्ताव भेजा है। हाँ, अच्छा सब्जेक्ट है, मिसेज कुलकर्णी बोली। बजट थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, पर मैं कमेटी से निकालने की कोशिश करूँगी। वो जरा मुस्कुराई। तुमने नरसिंह की फिल्म क्यों मना कर दी? आर्ट फिल्म का नाम सुनते ही हमारे पांडे जी उदास हो जाते हैं। वर्षा मुस्कुराई। फिर अगले महीनों में मुझे डेट्स की समस्या है। नरसिंह प्रतीक्षा कर सकते थे। क्षमा करें, ना मैं नरसिंह से प्रभावित हुई, ना मुझे उनकी पटकथा अच्छी लगी। वर्षा ने गर्मी से कह दिया। मिसेज कुलकर्णी को नकारात्मक दलीलें वो पहली बार दे रही थी। वर्षा, कला सिनेमा को अगर तुम भी सहारा नहीं दोगी तो कैसे चलेगा? मिसेज कुलकर्णी ने खेद के स्वर में कहा।
अब चुनाव का संकट आ गया है मिसेज कुलकर्णी। समय की बहुत कमी है। अब स्वीकृति के एक ही कसौटी है, या ऊंचा पारिश्रमिक या चुनौती भरी भूमिका। और सम्मानित निर्देशक नहीं? रमन ने हंसकर पूछा। सबके साथ साथ वर्षा भी हंसी। हर्ष के साथ त्रिवेणी में रमन से मुलाकातें हुई थी। वो फिल्म समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली आते थे और सेल्यूलाइड प्रभा से मंडित दाएं बाएं रंगमंचीय सीने लोलुपों के साथ मंडी हाउस में डोलते हुए दिखाई दे जाते थे। हर्ष, मंजुल तुमसे मिलना चाहते हैं। रमन बोले, कई साल मेरे चीफ असिस्टेंट थे, अब अपनी फिल्म प्लान कर रहे हैं, शायद तुम जानते भी हो। भरी हुई सिगरेट का कश खींचते हुए हर्ष ने हामी में सिर हिलाया। तीसरे साल में जब फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स के लिए हम लोग पूना गए थे तो मंजुल एंड कंपनी ने NSD का नया नाम रखा था, नौटंकी स्कूल ऑफ दिल्ली। उसने वर्षा की ओर देखा, फिर एक दिन मेरी रैगिंग करने की कोशिश की थी। मंजुल का एक फ्रैक्चर तो मैं मौकाए वारदात पर ही कर देता, पर हमारी प्रोफेसर सान्याल ने मुझे डांट दिया। वातावरण असहज हो गया। रमन एकटक सामने कैक्टस को देख रहे थे। वो फिल्म इंस्टीट्यूट के पहले बैच से थे और फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन का गठन होने पर पहली खेप में उन्हें कर्ज मिला था, जो उन्होंने कभी नहीं लौटाया, क्योंकि कालांतर में वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त फिल्मकार मान लिए गए थे। इसलिए कॉरपोरेशन ने उन्हें वकील का नोटिस भी नहीं भेजा, जो गौरव राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त फिल्मकारों को दिया गया। ये समांतर सिनेमा का आमोद प्रमोद काल था। हिंदी साहित्य के रीति कला के समानांतर कीमतें नीची थी। ऋण मिलते ही सामाजिक राजनीतिक यथार्थ की कलात्मक पड़ताल के लिए प्रतिबद्ध स्नातकों ने सबसे पहले बम्बई के उपनगरों में फ्लैट खरीदा और बची खुची राशि से दूसरों को टोपी पहनाते हुए किसी तरह फिल्म पूरी करने लगे। कलाकारों की शूटिंग के दौरान सिर्फ चाय व खाना मिलता था, पारिश्रमिक नहीं। इसलिए सक्षम अभिनेता न मिलने पर मित्रों पड़ोसियों में जो भी प्रदर्शन कामी हाथ आया, पर्दे के मायावी सम्मोहन से पीड़ित लोगों की कमी नहीं थी। उसे सहायक और प्रमुख भूमिकाओं में भी कैमरे के सामने खड़ा कर दिया। इसके लिए रमन राजदा द्वारा चुनी गई डी इमोशनलाइजेशन की अभिनय शैली बड़ी कारगर पाई गई। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें मनोभावों का यथार्थ प्रख आलोड़न नहीं था। भावहीन सपाट ढंग से छोटे छोटे संवाद बोले जाते थे। डबिंग में लिप सिंक्रोनाइजेशन की भी कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि वर्षों वर्दा और गोदार जैसे अत्योर निर्देशकों ने लॉन्ग शॉट की महत्ता ताजी ताजी प्रतिपादित कर दी थी। चतुर्भुज ऐसे रूपवादी फिल्मों का मनोरम नमूना पेश करते थे। तुम कहाँ थे? झोपड़ी के दरवाजे पर सहसा नायक को देखकर लॉन्ग शॉट में नायिका स्पॉट स्वर में पूछती है, शहर गया था। नायक भी वैसे ही लहजे में मिड लॉन्ग में उत्तर देता है, 15 साल क्या करते रहे? नायिका सूप फटकते हुए पूछती है, अपने आप को ढूंढता रहा। नायक कान का मैल निकालते हुए जवाब देता है, रोटी खा लो, ठंडी हो रही है। कट्टू थाली। इंस्टीट्यूट के हर निर्देशक के झोले में अपनी मौलिक पटकथा होती थी, पर FFC के अध्यक्ष ने कहा, अब समय आ गया है जब भारतीय कला साहित्य और नई लहर के बीच वो संबंध जुड़े तो भारतीय सिनेमा के पूर्ववर्ती कला में था। इस तरह रमन अपनी 2 फिल्मों के लिए साहित्यिक कृतियाँ लेने को मजबूर हुई। दूसरी फिल्म के निर्माता दिन भर सोमवार में बैठने वाले एक अन्य बुद्धिजीवी थे। कॉरपोरेशन के नियमानुसार अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त फिल्मकार को भी पहला भुगतान किए बिना दूसरा ऋण नहीं मिलता था। हालांकि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ पेरू में मिले सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट के आधार पर रमन ने ऐसी कोशिश की थी। वर्षा ने इंडियन पैनोरमा में उनकी प्रतीक्षा देखी थी। जब तक संतूर के सुरों के साथ क्रेडिट टाइटल्स चले, दर्शक समूह आतंकित पाया गया। फिर फिल्म शुरू हुई। सड़क पर एक पेड़ से लगी नायिका हाथ में थाली लिए प्रतीक्षा कर रही है। एक कीड़ा पेड़ पर चढ़ रहा है। फिर बारी बारी से ये शॉट आते रहे। लंबी सड़क, तेज धूप, आसमान में उड़ते पंछी, प्रतीक्षा करती नायिका, पेड़ पर चढ़ता कीड़ा। फिर मावलंकर हॉल में लोग चिल्लाने लगे,
और रीटा वर्षा का कान पकड़कर उसे बाहर खींच ले गई। वर्षा, तुम व्यावसायिक फिल्में क्यों कर रही हो? रमन ने पूछा। इस सवाल से वर्षा आजिज हो चुकी थी। मुझे पता नहीं आप क्या खाते हैं, लेकिन मैं गेहूं की रोटी खाती हूँ जो मुफ्त में नहीं मिलती, वर्षा ने ठंडे स्वर में कहा और सोचा, मैं यहाँ क्यों आई? बेकार हर्ष को भी घसीट लाए। रमन लंबे समय से कथा चित्र नहीं बना पाए हैं। वर्षा ने सोचा था शायद उनकी प्रवृत्ति कुछ बदल गई होगी, लेकिन नहीं। फ्रस्ट्रेशन ने उन्हें आक्रामक बना दिया था। सोचा कि कहे, आज आप मुझे अपनी फिल्म में लेना चाहते, क्यों? इसलिए ना कि मेरे नाम से फिल्म बेचने में मदद मिलेगी, वरना आप तो रास्ता चलती को नायिका बनाने वाले प्रतिभा खोजी है। हर्ष के शुरू के व्यवहार पर जो खींच उठी थी वो भी मिट गई। श्रीमती कुलकर्णी, जिन्हें इस शाम कला संयोजक की भूमिका निभानी थी, संकुचित हो गई। रमन, अब फिल्म के बारे में बताओ ना, उन्होंने कहा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गायिका फिल्म भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक गायिका के बारे में है, जिसमें उसके कला और जीवनगत संघर्ष को दिखाया गया। फिल्म का ढांचा नॉन लीनियर है, इसलिए शब्दों में पटकथा को बताना फिल्म की एसेंशियल इम्पल्स को झुठलाना होगा, क्योंकि यहाँ नैरेटिव को ही सजन से दामन बचाया गया है। वो अभिनेत्री जो नायिका की भूमिका निभाती है, फिल्म में 4 छोटी भूमिकाओं में भी है, और अंत में जब हम गायिका को पहले से शूट किए गए एक टीवी कार्यक्रम में देखते हैं तो यही अभिनेत्री टीवी देखते हुए भी दिखाई देती है। रमन ने विचारलीन ढंग से सिगरेट का लंबा कश खींचा। मेरी यह धारणा अब पक्की हो गई है कि कथात्मक गठन उस जीवन तथा अर्थ बाहुल्य को व्यंजित नहीं कर सकती जिसे मैं फ्रेम में बांधना चाहता हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर्स हमेशा केंद्रीभूत विचार पर हावी हो जाता है। मेरा प्रयास ऐसे सिनेमा को संवारना है जो टाइम और स्पेस के विविध आयामों को समाहित कर सके। इसलिए पारंपरिक अर्थों में मैंने स्क्रिप्ट से भी किनारा कर लिया है। मेरी शॉर्ट टैकीगिन्स भी अनायोजित और इम्प्रोवाइज की हुई होंगी। क्या नायक भी एक से ज़्यादा भूमिकाएं करता है? हाँ, रमन ने सिर हिलाया। वो सूट पहने हुए गायिका का क्लीन शेव्ड पति है। कुर्ता पैजामा और पतली मूछों के साथ उसका प्रेमी है, और चूड़ीदार शेरवानी पहने उसका पिता है। आखिरी भूमिका में हम उसका मेकअप भी नहीं करते, ना उसके बाल सफ़ेद हैं, ना चेहरे पर झुर्रियाँ। इस तरह हम समय और मानवीय रिश्तों की जटिल निरंतरता को एक्सप्लोर करते हैं। ऐसी अप्रोच दर्शक को भ्रम में डाल देगी। हर्ष बोला, वैसे वो किसी भी चरित्र के साथ तदात्म्य स्थापित नहीं कर पाएगा। ऐसा होना जरूरी है। रमन चिढ़ गए। हाँ, आप इतनी बुनियादी बात पर भी सहमत नहीं? वर्षा शांत रही। ये कथात्मक और फॉर्मूला सिनेमा की शब्दावली है। रमन ने घूंट लिया। क्या इसमें भी संवाद भावहीन होंगे और भारी स्टाइलाइजेशन? हर्ष ने पूछा। बेशक, ये मेरी सिनेमा भाषा की आंतरिक प्रकृति है। कुछ पलों का विराम रहा। वर्षा और हर्ष की निगाह मिली। रमन की फिल्म को शब्दों में बांधना आसान नहीं। मिसेज कुलकर्णी मदद के लिए आगे आईं। इसमें माध्यम का बहुत सुंदर और मौलिक व्यवहार होगा। बिंब समूह बड़े मनोहारी और प्रभावपूर्ण होंगे। साउंड ट्रैक तो अनूठा होगा, जिसमें नायिका के दृश्य में प्रमुख पुरुष पात्रों के संवादों को और नायक के दृश्य में प्रमुख स्त्री पात्रों के संवादों को जक्स्टापोज किया जाएगा। फिल्म के संपादन में संगीत की लय प्रतिबिंबित होगी। इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, हर्ष ने कहा, लेकिन एक अवस्था के बाद अभिनेता में चुनौती झेलने के मोह जाग जाता है। तुम्हारा मतलब है मेरी फिल्म अभिनेता के लिए चुनौती नहीं? रमन क्रुद्ध हो गए। पल भर विराम रहा। फिर हर्ष और वर्षा दोनों ने इनकार में सिर हिलाया। मिसेज कुलकर्णी का चेहरा मलिन हो गया। मुश्किल ये है कि तुम लोग हर फिल्म में बॉनी और क्लाइड बनना चाहते हो। रमन का क्षोभ तीखा था। तो इसमें गलत क्या है? हर्ष भी सुलग उठा। हम दोनों जिस स्तर के कलाकार हैं उसी स्तर की भूमिका ढूंढते हैं। यथार्थपूर्वक के अलावा भी अभिनय शैली होती है। रमन ने तर्क किया। दरअसल समर्थ अभिनेता को गीली मिट्टी होना चाहिए ताकि निर्देशक उसे अपने हिसाब से आकार दे सके। अब रमन के स्वर में दर्प की रंगत आ गई। हिचकॉक की यह धारणा कि अभिनेता मवेशी हैं बिल्कुल सही है। मैं इसमें थोड़ा संशोधन करते हुए कहना चाहूँगा कि उन्हें विनित मवेशी होना चाहिए ताकि चरवाहा अपनी मनपसंद दिशा में उसे हॉक कर ले जा सके। ऐसा सामर्थ्य चरवाहा मैंने आज तक नहीं देखा, वर्षा बोली। ज़्यादातर मुझे दुलत्ती झाड़ने लायक मिले हैं। तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? रमन चीखे।
हाँ, उसे पता है, हर्ष सख्ती से बोला। और आप जब वर्षा से बात करें तो अपनी आवाज़ नीचे ही रखें। वापस लौटते हुए वर्षा और हर्ष गाड़ी में हंसते रहे। अभी तक के ज़्यादातर कला क्षेत्र के वैचारिक संघर्षों में वर्षा ने हर्ष को विरोधी पक्ष में पाया था। आज लंबे समय के बाद दोनों एक साथ थे, इसीलिए आज का मतैक्य वर्षा को बहुत मधुर लगा। इनकी फिल्म करने से घर में खाली बैठना बेहतर है। हर्ष का हाथ दबाते हुए उसने कहा, बताओ जीजी, आज कौन आया था? झल्ली ने उत्साह से पूछा। वर्षा को मद्रास से लौटे 5 दिन हो चुके थे। टिंसल टाउन द्वारा सिद्धार्थ प्रसंग को रेखांकित करने के बाद हर्ष से संवादहीनता का दौर चल रहा था। नारंग की कंपनी की नई फिल्म शुरू हो रही थी। नीरजा के आमंत्रण पर वो स्टूडियो से उसके घर चली गई थी। जीजाजी आए थे तो कहाँ चले गए? अकेले ही हैं, जीजी नहीं आए। यू आर होपलेस जीजी। झल्ली ने आंखें नचाई। मेरी 2 जीजियाँ हैं तो जीजाजी भी 2 होंगे ना? छोटे जीजाजी आए थे। आई मीन हर्षवर्धन द ग्रेट। अंग्रेजी संभाषण कक्षा फल फूल रही थी। अच्छा, मेरा कन्यादान भी दे दिया तुमने? वर्षा मुस्कुराई। दीना दस्तूर को एक और कवर स्टोरी देने का इरादा है। झल्ली प्रगल्भ स्वर में बोली, जीजाजी को जीजाजी ना कहूँ तो क्या कहूँ? वर्षा को अन्नू की ठिठोली याद आई। भाभी को भाभी ना कहूँ तो क्या कहूँ? बेचारे कितनी देर बैठे रहे। हेमलता बोली, दीदी तुम शाम को कहीं जाती हो तो फ़ोन क्यों नहीं करती? झुमकी ने शिकायत की। 4 जरूरी फ़ोन थे। पांडे जी तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। वर्षा ठंडी सांस लेकर बैठ गई। हर्ष ने बताया नहीं, कहाँ जा रहे हो? कोई फ़ोन नंबर नहीं छोड़ा। झल्ली ने इनकार से सिर हिलाया। उन्होंने नहीं बताया तो तुम्हारे मुंह में दही जमा था? तुम लोगों से कुछ भी नहीं होता? वर्षा क्षोभ दबा नहीं पाई। झल्ली का मुंह उतर गया। हेमलता गुमसुम हो गई। झुमकी नीचे देखने लगी। कुछ क्षणों बाद वर्षा तिनक कर उठ खड़ी हुई। मैं सोने जा रही हूँ, अब मुझे तंग मत करना। खाना नहीं खाओगी? झल्ली ने गिरी आवाज़ में पूछा। नहीं, तुम्हारी खबर सुनकर ही मेरा पेट भर गया। तुम लोग खा लो और बैठकर टीवी दर्शन करो। अपना पर्स लिए वर्षा आगे बढ़ी। उसके कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। ऐसा आमतौर से होता नहीं था। उसने हत्थे पर हाथ रखा और कुछ अतिरिक्त आवाज़ से दरवाज़ा खोला। भीतर घुसते ही खड़ी रह गई। हर्ष बिस्तर पर लेटा बर्गमैन ऑन बर्गमैन पढ़ रहा था। उसने नज़र ऊपर उठाई। झल्ली खिलखिलाते हुए दरवाजे पर आई। कैसा अप्रैल फूल बनाया। हंसी के मारे उसके पेट में बल पड़ रहे थे। वर्षा ने ऐसी निगाह से उसे देखा जो मुस्कान दबा नहीं पा रही थी। उन्होंने नहीं बताया तो तुम्हारे मुंह में दही जमा था? झल्ली ने उसकी नकल उतारी। बस खाना खाओ और बैठकर टीवी दर्शन करो। कितनी ढीठ लड़की है। वर्षा ने बनावटी क्रोध दिखाया। कभी हम भी तुम्हारी उम्र के थे। मजाल है जो कभी बड़ों के सामने चू चपड़ की हो। अम्मा दद्दा ने जहाँ हुक्म दिया चुपचाप सुग्गा की तरफ बैठ गए। ओहो, तुम और सुग्गा। हंसी से दूहरे होते हुए झल्ली ने सुग्गे की तरफ बैठने का अभिनय किया। झल्ली, अभी तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा। इतनी पिटाइयाँ करूँगी ना कि भाभी देखो मेरी पिटाई हो रही है। झल्ली खिलखिलाई। ये मंजर देखती जाना। क्या हुआ? हर्ष ने उसकी ओर देखा। आजकल जिसे देखो मेरी टांग खींचता है। वर्षा बिस्तर पर बैठ गई। कल सुबह 7 बजे तुम खार आ रही हो। क्लैप्टन है, मुक्ति की शूटिंग है। गानों की रिकॉर्डिंग पर हर्ष की जैसी मुस्कान देखी थी वैसे ही फिर उसके चेहरे पर दिखाई दी। पैसे का बंदोबस्त हो गया है। वर्षा आह्लाद और विस्मय से थरथरा गई। काम चलाने लायक। निगेटिव के 10 रोल आधे भुगतान पर मिल गए हैं। लैब और इक्विपमेंट क्रेडिट पर हैं। फ्लैट रंजना की सहेली का है, इसीलिए लोकेशन हायर कुछ नहीं देना होगा। बस ईश्वर का नाम लेकर शुरू कर रहे हैं। हर्ष के मुंह से पहली बार ईश्वर का नाम सुनाई दिया। उसकी आंखों में कला उमंग की रंगारंग तरलता थी। आहत भावना की एकाध बची खुची क्रिच हो चुभी। उस एक क्षण वर्षा को अजीब सी अनुभूति हुई कि हर्ष के साथ वो बहुत दृढ़ गठबंधन की कला सहयात्री है और उन दोनों की व्यक्तियों के रूप में नियति बड़े ट्रेजिक ढंग से आपस में जुड़ गई है। कैमरा एंट्री की आवाज़ कमरे में गूंज गई। वर्षा ने लपक कर क्लैप दिया और पीछे आ गई। मुक्ति का केंद्रीय चरित्र हताश व अकेले असफल वकील का था। वो आमतौर से उत्पीड़ित मुवक्किलों के अपनी समझ में सच्चे केस लेता है, पर कानूनी ढांचा ऐसा भ्रष्ट है कि अक्सर उन्हें न्याय नहीं दिला पाता। संपन्न लोगों के
कपटी मुकदमे वो नहीं लेता। ऐसे रुख के कारण उसकी प्रेमिका उससे विमुख हो गई है। फिर एक दिनहीन नौजवान, उसके ऊपर बलात्कार का अभियोग है, उसके पास आता है। नायक को विश्वास हो जाता है कि उसे फंसाया गया है। तरह तरह की कानूनी पेचों को पार करके और खतरों से भरी व्यक्तिगत जांच के बाद वो मुजरिम को ससम्मान मुक्त करवा लेता है और काले बंधनों में धीरे धीरे जकड़ी जाती उसकी आस्था भी मुक्ति पा लेती है। अंत में उसकी प्रेमिका भी उसे स्वीकार करती है। एक्शन। वर्षा के दिल की धड़कन रुक गई। वो हर्ष को पहली बार कैमरे के सामने देख रही थी। हर्ष लंबे समय के बाद कैमरे का सामना कर रहा था। एक दिन की दाढ़ी के साथ जींस कमीज में हर्ष बिस्तर पर लेटा है, पांव सिकोड़े हुए। पहली नज़र में लगता है कि सो रहा है। कुछ क्षण बीतते हैं। खिड़की से आते धुंधले प्रकाश में उसकी आंखें खुलती है। एक पल में हर्ष ने अपनी आंखों के भाव से प्रकट कर दिया कि ये कैसा त्रासद चरित्र है जो सुबह के होने से आशंकित हो रहा है। वो गहरी सांस के साथ सीधा होता है, कुछ क्षण सामने देखता रहता है, फिर मेज से पैकेट माचिस उठाता है। पैकेट खोलता है, सिगरेट नहीं। पल भर उसे देखकर पैकेट नीचे फेंक देता है। मामूली कमरा दिखा दिया गया है। अब चरित्र की आर्थिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। माचिस मेज पर रखते हुए प्रेमिका की तस्वीर पर निगाह ठिठकती है जो चारूश्री थी। जैसा लगाव और टूटन के साथ तस्वीर को देखते हुए यकायक हर्ष उठा। उससे वर्षा विभोर हो गई। कट। हर्ष ने सवालिया निगाह से एंड्री को देखा। परफेक्ट। व्हाट डू यू थिंक? हर्ष ने वर्षा को देखा। अपने काम के बारे में हर्ष ने पहली बार उसकी सम्मति पूछी थी। आसपास यूनिट के लगभग 1 दर्जन लोग थे। वर्षा ने हल्की मुस्कान से प्रकट कर दिया कि उसकी क्या प्रतिक्रिया है। गुन्नू, अब कैमरा यहाँ रखते हैं। एंड्री ने सामने की दीवार से एक कदम आगे संकेत किया। अटेंडेंट ने संभाल कर कैमरा उठाया। लाइट बॉय लाइटें खिसकाने लगे। हर्ष एक सिगरेट भरने लगा। हर्ष, इस शॉट में तुम हॉट प्लेट तक आते हो? एंड्री बोला। कॉफ़ी का जार उठाते हो? हर्ष, दर्शक देख रहा है कि आधा चम्मच से भी कम कॉफ़ी बची है। एक युग के बाद वर्षा देख रही थी कि निर्देशक के साथ हर्ष के मधुर संबंध हैं। रिपर्टरी के अंतिम दौर में वो मदोन्मत्त शांड था जिसे डॉक्टर अटल ही काबू कर पाते थे, क्योंकि एक सीमा के बाद प्रिय शिष्य होने के नाते वो उनसे बहस नहीं करता था। बॉम्बे में शक्त विक्षत हुए पांड्या की कराहे वो सुन नहीं ही चुकी थी। मैं बेवकूफ़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर्ष की अस्थाई टेक उसे फिर याद आई। वर्षा 1 घंटे के लिए आई थी, पर रात को 10:15 बजे जब पैकअप हुआ तो मौजूद थी। काम के स्तर से मन में ऐसी उमंग भर गई कि उसने अपने निर्देशक को माफ़ी का फ़ोन करवा दिया। उसने बहू बनकर सास के साथ एक भावुक मास्टर सीन करना था, जिसके विचार से ही मितली सी आने लगी। कट टू कट शॉट डिवीज़न वाली एंड्री की महाभारत नुमा शूटिंग स्क्रिप्ट भी उसने मनोयोग से पढ़ ली थी। दृश्यों के संयोजन और टेकिंग्स बहुत कल्पनाशील एवं प्रभावपूर्ण थे। पटकथा एंड्री और हर्ष ने मिलकर लिखी थी। इतनी फिल्में करने और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ को देखने के बाद वर्षा ने माध्यम को बहुत सीमा तक समझ लिया था। ये एक कदम स्पष्ट हो गया कि मुक्ति से हर्ष की अभिनय शैली कैसी सघन, सूक्ष्म और बौद्धिक रूप ले रही है। दूसरे शॉट में कॉफ़ी बनाते हुए उसने जीवन की हताशा व्यक्त कर दी थी। तीसरे शॉट में एक निराशजनक फ़ोन आने पर जहां चरित्र का काम पाना लगभग तय हो चुका था, उसने हेलो और विराम के साथ अच्छा तो शब्द बोलकर उजागर कर दिया था कि कैसे चरित्र कगार तक पहुंच चुका है। ये शॉर्ट सीने अभिनय के आदर्श मिनिमलाइजेशन के 2 उत्कृष्ट नमूने थे ही। उनमें दृश्य की पेसिंग का भी स्वतः ध्यान रखा गया था। बिल्कुल पहले शॉट से ही चरित्र के सत्य पर हर्ष की सही पकड़ दिखाई देती थी और निरूपण की यथार्थप्रकता में गहरा सम्मोहन एवं शक्ति थी। पर हर्ष की उपलब्धि सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। टेकिंग के दौरान आँखों की हल्की नमी के साथ वर्षा ने महसूस किया था कि वो नायक की हताशा के पार चला गया है। उसने नायक की पीड़ा को आध्यात्मिक संस्पर्श दे दिया है। ये परिस्थितियों के सामने पराजय नहीं, ये अंतरात्मा द्वारा निर्देशित नियति पथ है। ये व्यक्तिगत नैतिकता का एकाकी अवलंब है।
अब तक के बम्बई प्रवास में वर्षा अभी तक इसे निवास नहीं मान पाई थी। उसके मन में हर्ष के प्रति काफ़ी आक्रोश जमा हो चुका था। खुलेआम चरस और असंयमित ड्रग्स के प्रति, उदंड अहंग के प्रति, पैसा ना होने के बावजूद भूमिकाएं ठुकरा देने के प्रति। पर आज का काम समाप्त होने तक सारी शिकायतें निष्पन्द हो गई। उल्टे हर्ष के प्रति बहुत कोमल तरलता से मन भर आया। रंजना, कैसी प्रोड्यूसर हो तुम? बाहर निकलते हुए एंडी बोला, इतना अच्छा काम हुआ है, सेलिब्रेट नहीं करोगे? एंडी की स्थिति हर्ष से बेहतर नहीं थी। वो जोगेश्वरी के गेस्ट हाउस में रहता था। इससे पहले कि रंजना कुछ कह पाए, वर्षा ने कहा, सेलिब्रेट मेरे यहाँ करेंगे। तभी रंजना की सहेली वत्सला ने पीछे से पुकारा, वर्षा जी, मीरा का फ़ोन है, रो रही है। अच्छा। वर्षा फिर भीतर गई। वर्षा, सिद्धार्थ को अभी अभी नानावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। मीरा का भीगा स्वर सुनाई दिया। उसने नींद की गोलियों का ओवरडोज ले लिया था। वर्षा सुन्न रह गई। जब हर्ष हताशा और टूटन के अभिनय में लीन था, तब सिद्धार्थ इन मनोवेगों से गुजरते हुए जगत विसर्जन कर रहा था। आज के उपन्यास में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये उपन्यास आपको पसंद आ रही होंगी। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद।